हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचिन कुमार है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है साइंस में, हमारी पहले जो वीडियो आई थी वो फिजिक्स पे आई थी। उसके बाद हमारी जो वीडियो है वो केमिस्ट्री पे आई। मैंने आपको कहा था कि बीच में जब आपको मैं गति वाला चैप्टर कराया था तो कि इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आपको किसी भी चैनल्स पे बहुत ही कम मिलते हैं। मिलते तो हैं तो ऐसे मिलते हैं कि उनके बारे में पता नहीं चलता कि सर एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं आते कि बिल्कुल भी ना हिले। ठीक है, बिल्कुल भी ना हिले। न्यूमेरिकल इस तरह से पूछे जाते हैं वहाँ पे कि हो भी जाए लेकिन ट्रिक से हो जाए, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मोशन है उसके मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो फटाफट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी कराने हैं। तो उसके लिए हम पहले छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? मोशन ऑफ इक्वेशन। मोशन ऑफ इक्वेशन यानी कि गति की समीकरण है। गति के समीकरण, ठीक है, क्योंकि गति की जो समीकरणें होती है उनके बिना हम जो है गति के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने गति के नियम पढ़े थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम, लेकिन हमने गति की समीकरणें नहीं पढ़ी थी। देखिए, गति की समीकरणें होती कितनी है? गति की समीकरणें कितनी होती है? आप जनरल क्या बोलोगे सर, गति की समीकरणें 3 होती है। वाकई बुक्स में आपने पढ़ा होगा गति की समीकरणें 3 होती है, लेकिन मैं आपको जो गति की समीकरणें बताऊंगा वो बताऊंगा 9, कि 9 इक्वेशंस कैसे बनती है, और उसी से हम क्या करते हैं, अपना न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे टफ क्वेश्चन क्या बनता है कि सर गिवन क्या है और पूछा क्या गया है इसमें। अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए तो फिर न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल ईजी बन जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, गति की समीकरणें पढ़ेंगे। देखिए, गति की समीकरणों में सबसे पहला पॉइंट है कि यदि वस्तु सरल रेखा में गतिमान हो, क्या हो? वस्तु सरल रेखा में गतिमान हो। ठीक है, तो अगर सरल रेखा में गतिमान है, सरल रेखा का मतलब क्या है कि कोई भी सड़क पे कोई आदमी जा रहा है, कोई ट्रक जा रहा है, कोई बस जा रहा है, कोई आदमी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो सब चीज़ें इनमें काउंट होती है। यानी कि एक सरल रेखा में क्या हो, गति हो रही हो। तो इसके लिए गति की जो समीकरणें बनती है वो क्या इक्वेशन बनती है कि सर v = u + at। ठीक है, v = u + at। नंबर सेकंड इक्वेशन जो बनती है, गति की दूसरी समीकरण जो बनती है वो बनती है कि s = ut + ½ at²। सही है। और जो गति की तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, वो क्या है कि सर v² = u² + 2as। ये तो हो गई गति की समीकरण है। अब मेन बात कि सर ये जो इसमें वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, वेरिएबल आपको दिए हुए वो क्या वेरिएबल है? वो वेरिएबल है जो आपको यहाँ पे सामने लिखा है। सर a क्या है, u क्या है, v क्या है, s क्या है। देखिए, लिखते हैं कि u क्या है। u जो होता है उसे बोलते हैं हम प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। आधे बच्चों को तो v में और u में भी फर्क नहीं पता होगा कि v में और u में डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन में क्या u देखा है और क्या v दे के रखता है इसमें। ठीक है, उसके बाद v = v को हम बोलते हैं यहाँ पे अंतिम वेग। क्या बोल देते हैं? अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब कि फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। नंबर थर्ड, s क्या है? ऐसे चली गई दूरी, चली गई दूरी यानी कि डिस्टेंस। जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ आप लोग लिखते लिखते चलेगा, क्योंकि 3 इक्वेशन में इसके जस्ट एकदम बाद 3 लिखूंगा, फिर इसके बाद में जस्ट एक बार 3 लिखूंगा, और उसके बाद में जो आपके सामने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं इस तरह के मैं आपके पास जो है 7-8 न्यूमेरिकल कराऊंगा आपसे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ जो है आप इन्हें लिखते चलेगा। आज की क्लास जो थोड़ी स्पीडली होगी तो साथ साथ लिखते लिखते चलेगा। सर ऐसा हो गया। जो टी है वो क्या है? समय, यानी कि दूरी तय करने में लिया गया समय, यानी कि टाइम। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ए। ए होता है त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, ये होता है एक्सीलरेशन।
तो जो भी वेरिएबल आपके पास ऊपर लिखे हुए हैं, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या गिवन है, क्या है और इन वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, तब तक आप इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। तो आप लोग इस चीज़ को फटाफट उतार लीजिएगा। मैं हैंड टू हैंड मिटाऊंगा, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मुझे गति की समीकरण आपको 9 पढ़ानी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 3, हमने गति की इक्वेशन पढ़ ली कब, कि जब वस्तु कब हो, सरल रेखा में गतिमान हो। वस्तु क्या हो, सरल रेखा में गतिमान हो, ठीक है। 3 इक्वेशन हमारी हो चुकी है। आप गिनते चलेगा कि कैसे हमारी एक 1 बाय 1 9 इक्वेशन हो जाती है। तो 3 हमारी हो चुकी। देखिए सेकंड कंडीशन कि जब वस्तु गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण का मतलब होता है जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जब वस्तु गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत गति करती है। इसका क्या मतलब है गुरुत्व त्वरण के मतलब कि देखिए बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हमने क्या मान लिया कि ये पृथ्वी की सतह है। अगर आपने गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने उसमें स्मॉल जी भी पढ़ा होगा, जो ग्रेविटी करते हैं। आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ यानी कि डाउन टू अर्थ वर्क करती है, नीचे की तरफ वर्क करती है। अगर यहाँ एक कोई घर है या मीनार है, कुछ भी आपने मान लिया, और मैं इस पे यहाँ पे खड़ा हूँ और ऊपर से मैंने कोई पत्थर नीचे फेंक दिया, ठीक है, तो जो पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है उसकी डायरेक्शन और इसकी जी की डायरेक्शन, जो स्मॉल जी है, उनकी डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जो पत्थर है वो भी नीचे की तरफ गति करता है, और जो जी है, स्मॉल जी है, वो भी कहाँ करता है, नीचे की तरफ वर्क करता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि गुरुत्व त्वरण की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्रेविटी है, जो जी है, वो तो लगता है नीचे की तरफ, लेकिन अगर हम वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंके, यानी कि मेरे पास ये कोई मार्कर है, कोई पत्थर है, और मैं इसको जो है यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो ये एक हाइट तक जाएगा, रुकेगा, और उसके बाद जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 2 कंडीशन में हमें जो है वो इक्वेशंस पढ़ ली है कि गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत और गुरुत्व त्वरण की विपरीत दिशा में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज क्या होना है वो बस वो देखिएगा। चेंज ये होना है कि जो एस था अब आपके पास वो जी में कन्वर्ट होगा, और जो आपके पास एच में कन्वर्ट होगा, और जो ए था आपके पास वो किस में कन्वर्ट होगा, जी में कन्वर्ट होगा। यानी कि दूरी जो है वो ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगी, और रेखे त्वरण जो है वो आपका गुरुत्व त्वरण में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी के बिहाफ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत गति करती है नीचे की तरफ तो वैल्यू आएगी प्लस, और अगर विपरीत दिशा में करती है तो आएगी माइनस। तो फटाफट कर लेते हैं इक्वेशन को। क्या इक्वेशन है कि सर v इजिकल टू यू, नीचे की तरफ आ रही है तो प्लस जी इंटू टी, जहाँ पे a था वहाँ पे g है, ऐसे चेंज हो जाएगा। नंबर सेकंड, s की जगह पे क्या आना है, h आना है, तो h बराबर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। मैं चाह रहा हूँ कि जब आप इन इक्वेशंस को लिख ले तो आपको न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम ना हो कि सर इक्वेशंस कौन सी लगेगी, ठीक है। नंबर थर्ड इक्वेशन क्या होती है कि सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2gh। ये कितने इक्वेशन हो गए हमारी, 6 इक्वेशन हो गई। पहले जब हमने सीधी रेखा में गति करी थी तब 3 इक्वेशन थी, गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत गति करती है तब हमने 3 इक्वेशन लिखा, और अब जो 3 इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, गुरुत्व त्वरण की विपरीत दिशा में। तो इसको फटाफट उतारेगा, मैं हैंड टू हैंड यहीं पे इसको बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है कि जब वस्तु गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत, अब यहाँ अंतर्गत नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, गति करती है। तो अब क्या होगा कि वस्तु जो है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, यानी कि वैल्यू कैसी आएगी यहाँ पे माइनस। इक्वेशन सेम है, सिर्फ क्या चेंज होगा, बीच में सिंबल चेंज होगा। क्या कि सर v इजिकल टू यू, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस जी टी, h इजिकल टू यू टी, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या जाएगा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 2gh। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कितनी इक्वेशन की लिखी, टोटल 9 इक्वेशन लिखी। ये जो 9 इक्वेशन आपने लिखी ये गति की समीकरणों से बनी हुई है। एक टॉपिक छोटा सा और भी आता है हमारे पास, क्या टॉपिक आता है वो एक बार देख लीजिए कि सर nवें सेकंड में
चली गई दूरी। इस पर आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, तो इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, क्योंकि ये तो आप इक्वेशन पढ़ लेते हो, लेकिन ये जो वाली इक्वेशन है nवें सेकंड में, ये इक्वेशन भूल जाते हो। कैसे लिखते हैं कि Sn इजकल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये इक्वेशन है, जिसमें u क्या है आपका प्रारंभिक वेग है, a क्या है त्वरण है, और n क्या है सेकंड, जो आपको दिया गया 7वें सेकंड में, 6वें सेकंड में। अगर मैंने कहा था कि 6वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात की, तो n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या थी हमारी गति की समीकरण थी 9। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस सोल्व करता हूँ, इसको आप फटाफट से उतार लीजिएगा। तो हमने क्या पढ़ी, गति की समीकरण पढ़ी। अब मैं आपको जो है कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल करने के ट्रिक बता रहा हूँ बहुत छोटे से, इससे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। देखिए ट्रिक ये है कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में कुछ शब्द दिए होंगे, वो शब्द आपसे चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये चीज़ इसमें निकालनी है या ये चीज़ में दी गई है। कैसे? अगर किसी भी क्वेश्चन में कहता है कि चलना प्रारंभ करती है, क्या करती है, चलना प्रारंभ करती है। मैंने क्वेश्चन बोला कि एक कार जो है चलना प्रारंभ करती है, या इसके बाद क्या वर्ड आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा विरामावस्था, कि कोई कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा प्रारंभिक वेग यानी कि u जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो एग्ज़ाम अभी 16 तारीख में अनाउंस हुआ है, जो 1 दरों का एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, लेकिन क्या थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन आने वाले इसमें कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसके लिए प्रारंभिक वेग का मान जो है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन दे देगा 0, दूसरा ऑप्शन दे देगा दुगुना, तीसरा ऑप्शन दे देगा चौगुना, फिर दे देगा आधा, यानी कि इनमें से छांटिए। ऐसे क्वेश्चन आपको वही दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ को। सेकंड ट्रिक, दूसरी ट्रिक ये है कि अगर कोई वस्तु जो है अगर वो चलते चलते रुक जाए, मान लो मैंने कहा कि कोई कार 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 10 सेकंड के पश्चात वो रुक जाती है। तो जैसे ही वो रुक जाएगी तो उसका जो अंतिम वेग होगा v, वो हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। ये बात आप याद रखें। ये सिंपल ट्रिक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको जब पता चलता है तो ये नहीं पता चलता कि सर इसमें u तो गिवन है ही नहीं और ना ही इसमें v भी गिवन है। तो ये जो वर्ड होंगे यही इसके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। और अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, पढ़ दें क्वेश्चन। इसने क्या कहा कि कोई वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कोई पॉइंट A है, यहाँ से 16 मीटर की दूरी जो है, ये पॉइंट B आपने मान लिया कि 16 मीटर की जो दूरी है, कितनी, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। इसने कहा था पुनः 16 मीटर की दूरी, यानी कि यहाँ से रुकती है और अगली 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में, 2 सेकंड में तय करती है। ये पॉइंट हमने सी मान लिया। ठीक है भाई, क्या था क्वेश्चन कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितने समय में, 4 सेकंड में तय करती है, और पुनः 16 मीटर की दूरी जो है वो 2 सेकंड में तय करती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा हुआ है, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड है। अगर हम यहाँ से कुल दूरी देखें, तो कुल दूरी कितनी होगी। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था दूरी का मतलब क्या होता है कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या भाई, वस्तु A किस पे थी, पॉइंट A पे, रुकी कहाँ, पॉइंट C पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी इसने, 16 ये रही और 16 ये रही, यानी कि 16 + 16 = कितना, 32 मीटर। सही है। जैसे कुल दूरी है तो ऐसे क्या लिया होगा इसने, कुल समय भी लिया होगा। कुल समय कितना होगा भाई, 4 सेकंड यहाँ पे लिया और 2 सेकंड यहाँ पे लिया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, 4 + 2 = कितना, 6 सेकंड। सही है। और निकालना क्या भाई यहाँ से, औसत चाल। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है कि जो औसत चाल बराबर
कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 32, 32 अपॉन टाइम कितना है भाई 6। इसको क्या कीजिए कर दीजिए भाग, कितना 6 पंजे 30, ठीक है, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, कितना हो गया 20 और 6 तिया 18, फिर 2 बचा, फिर जीरो लगाई और 6 तिया 18। तो आपके पास जो आंसर है वो कितना है भाई 5.33 मीटर पर सेकंड, और यही क्या है इसका आंसर। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये पता है कि गिवन क्या है, वैल्यू क्या दे रखी है और निकालना क्या है, तो क्वेश्चन जो है आपके सामने बहुत इजीली बन जाता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमने अभी ये क्वेश्चन किया, अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, यात्रा शुरू होते समय एक कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो कितनी प्रदर्शित कर रहा है भाई 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, ठीक है। और यात्रा समाप्ति पर कितना भाई 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। कितना कर रहा है भाई 2400, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो कितना था 2000 किलोमीटर। जब यात्रा समाप्त हो चुकी उस समय कितनी प्रदर्शित कर रहा है 2400 किलोमीटर। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितना है, यानी कि 2000, यानी कि 2400 माइनस के 2000, यानी कि कितना है भाई 400 किलोमीटर। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से सुना, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सा लॉजिक ये था कि मान लिया कि आपका वेट जो है वो 60 kg है, ठीक है, आपका 60 kg वेट है, आपने दौड़ना प्रारंभ किया, आपका वेट घट के रह गया 58। कितने का डिफरेंस है सर 2 का। पता कैसे चला कि 60 माइनस 58 इजकल टू कितना बना 2 kg का। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है कि अगर जो आपका स्पीडोमीटर था, जो ओडोमीटर था, वो पहले कितनी प्रदर्शित की उसने 2000, यात्रा समाप्त हो चुकी, कितनी प्रदर्शित की 2400 किलोमीटर। इसको समय कितना लगा, अब देखते हैं इसको समय यहाँ पे कितना लगा। यदि इस यात्रा में से 8 घंटे लगते हैं, यानी कि समय कितना लगा, समय लगा उसे 8 घंटे। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है, कितनी डिस्टेंस की इसने 400, समय कितना है 8 घंटे, तो कितना हुआ 8 पंजे 40, 50। तो औसत चाल कितनी है इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखेगा, अब बच्चे बोलेंगे सर कि क्वेश्चन में हमें वैल्यू जो है वो किलोमीटर में गिवन है और टाइम जो है वो किस में गिवन है आवर्स में गिवन है। जनरल आप क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो किलोमीटर होता है उसे किस में चेंज करते हैं मीटर में, और जो आवर्स होता है उसे किस में चेंज करते हैं सेकंड में। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ से आओगे सर हमने ऐसा चेंज क्यों नहीं किया। देखिए हमारे पास 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, क्या किलोमीटर पर आवर या फिर आपका मीटर पर सेकेंड। अगर आपको दूरी मीटर में दे रखी है तो फिर आपको समय भी किस में चेंज करना पड़ेगा सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आपको डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दी है और टाइम आपको आवर्स में गिवन है, तो फिर चेंज करने की इसमें कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो इसका डायरेक्टली जो आंसर है वो कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको फटाफट उतार लीजिए और हम अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमने भी कितने क्वेश्चन किए 2 क्वेश्चन किए, अब आपके सामने 3 क्वेश्चन और है। सारे जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो उनकी प्रैक्टिस जरूरी है क्वेश्चन करने की। देखिए भाई क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकेंड, कितना 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है और ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विरामावस्था में आने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कि आपसे पूछ दिया क्या है और निकालना क्या है। सबसे बड़ी बात देखिए 11 मीटर पर सेकंड, यानी कि किसका मान है u का मान है, कितना दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितनी दूर रुक रही है, यानी कि s इक्वल टू कितना दिया है 121 मीटर, ठीक है।
विराम अवस्था मैंने भी आपको ट्रिक में समझाया था कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, कुछ भी कर रही है, वो रुक जा रही है तो v कितना होगा, v होगा यहाँ पे 0। ठीक है, कितना समय, तो यानी कि पूछ आपसे क्या रहा है भाई, ये t का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन कौन सी लगेगी। इक्वेशन देखते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। t निकालना है क्योंकि पहले और सेकंड इक्वेशन में t आपको दिया हुआ है, तो t तो आपके पास वैल्यू ही नहीं है, तो निकाल लो क्या उसमें। ठीक है, तो v स्क्वायर यानी कि क्या, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आपके पास यहाँ a नहीं है इंटू s आपके पास कितना गिवन है 121। ठीक है, ये रहा आपके पास यहाँ पे। देखिए तो 0 का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर कितना 121 प्लस 2 इंटू 121 इंटू ए, इसको उधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा और ये कहाँ पे चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। यानी कि तो ए आपके पास कितना होगा माइनस का 121 अपॉन 2 इंटू 121, इससे कैंसिल ये कितना बना 1, तो ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास माइनस के 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपके पास। ये पूछा क्या है, समय कितना लगेगा, टी कितना लगेगा। अब ये तो हमारे पास ए है, तो गति की प्रथम समीकरण लगाते हैं कि v इज इक्वल टू क्या u प्लस ए टी। v कितना है 0 है, u कितना है आपके पास गिवन 11 प्लस a कितना है माइनस का 1/2 और इंटू आपके पास t यहाँ से निकालना ही निकालना है। ठीक है, देखिए ये इधर जाएगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये इधर यहाँ पे प्लस है, इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यानी कि माइनस का 11 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू कितना t, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और यहाँ से कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और t इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा कि 11 दूनी 22, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 22 सेकेंड। तो आपके पास जो ये आंसर है वो कितना है 22 सेकेंड है। देखिए अपना आंसर चेक करने का मेथड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो t होता है, समय जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता, माइनस में नहीं, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, समय कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक कण का वेग प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, मंदन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या थी। देखिए मैंने आपको एक बताया था कि nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला, मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको देगा कि 5वें सेकंड, वे वर्ड आपको जरूर देगा। तो चूंकि इसने देखो पहले आपको मेंशन कर दिया कि प्रारंभिक वेग कितना है भाई 10 मीटर पर सेकंड है, तो प्रारंभिक वेग का मतलब तो सिंपल आप तरीके से आप जानते ही हैं कि u इज इक्वल टू आपके पास कितना की बना है यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तथा मंदन अब देखिए मैंने जब आपको पहली वीडियो पढ़ाई थी मैंने आपको इसमें सब चीज़ बताई थी, मंदन त्वरण जब मैंने बताया तो मंदन हमेशा ए से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन वैल्यू मंदन क्या आती है वो आती है हमेशा माइनस में। तो मंदन बहुत से बच्चों को पता होगा सर त्वरण होता है और ए का मान कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ए हमेशा आपके पास कैसा आएगा माइनस का आएगा हमेशा। अब क्वेश्चन में देगा लेकिन आपको पता होना चाहिए मंदन को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण यानी कि वो त्वरण जो बल लगाने की विपरीत दिशा में हो। इस तरह से ए इक्वल टू कितना आता है आपके पास माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5वें सेकंड में तो n इक्वल टू कितना दिया हुआ आपके पास 5, 5वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला आपको पता है कि nवें सेकंड में चली गई दूरी, तो nवें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी कि सर Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये होगा फॉर्मूला आपके पास यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें u इक्वल टू u कितना है 10 है, 10 प्लस 1/2 इंटू a कितना है आपके पास माइनस का 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है ये वैल्यू यहाँ से ऐसे कटेगी तो आपके पास कितना है 10, देखो प्लस माइनस माइनस, अंदर क्या बचा 5 दूनी 10। ठीक है, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना बना 1,
तो एस एन इजकल टू कितना, चल गई दूरी कितनी होगी भाई आपके पास, 1 मीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है देखो, तो क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होने का। ठीक है, क्वेश्चन गलती होने का चांस ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्या है, इसने कहा कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। देखिए भाई, आंसर को समझते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। सपोज ये कोई आपके पास एक तालाब है, ठीक है, तालाब है। इसने कहा कि उषा 90 मीटर लंबे, यानी कि ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 90 मीटर लंबे। ठीक है, तालाब की जो लंबाई आपके पास दे रखी है 90 मीटर दी हुई है। तैरती है और वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। इस सिरे से स्टार्ट करेगी और दूसरे सिरे तक जाएगी तथा वापस आती है। यानी कि उषा जो है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ए पॉइंट से, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाती है। कितनी दूरी तय करेगी, 90 मीटर। और इसने क्या कहा, फिर वापस आती है। जब वापस आ जाएगी तो इसका मतलब वो कौन से पॉइंट पे आ जाएगी, ए पॉइंट पे ही आ जाएगी वापस। तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा, इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी तय करती है। तो करेगी भाई, 90 मीटर यहाँ से जाने में लगा, 90 मीटर वापस आने में लगा, तो कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी 90 + 90, यानी कि कितना भाई 180 मीटर। और समय कितना भाई 1 मिनट। ठीक है, तो इस मिनट को हम क्या में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो t इजिकल टू आपके पास कितना दिया गया, 1 मिनट इजिकल टू कितना भाई 16 सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या है कि उसकी औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए औसत चाल मैं दोनों यहाँ पे एक साथ आपको निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होगा। कुल दूरी कितनी है 180, समय कितना लिया 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 जाइए 18, तो कितना आ गया औसत चाल बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। पहले का आंसर ये आ गया। अब पूछा क्या आपसे यहाँ पे औसत वेग। देखिए भाई, इसका कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। कॉन्सेप्ट खतरनाक इस वजह से, अगर आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है, जब मैंने आपको वेग, चाल, दूरी, विस्थापन, त्वरण एक साथ पढ़ाए थे, तो ये टॉपिक आपके सर में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर करना है तो आप लोग जो है वो पुराने वीडियो देख लीजिए। देखिए औसत वेग, जब मैंने आपको चाल और वेग पढ़ा था, चाल बराबर होते हैं दूरी बटे समय, और जो वेग का फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो औसत वेग क्या होगा कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, देखिए इसने क्या बोल रहा था कि उषा यहां से चलती है, यहां तक जाती है और फिर वापस इसी पॉइंट पे जाती है। यानी कि इसने विस्थापन कितना तय किया गया, 0। जब कोई वस्तु जिस अवस्था से चलना प्रारंभ करती है फिर वापस वहीं आ रही है तो विस्थापन कितना होता है 0। तो विस्थापन कितना हो गया 0 अपॉन कितना आ गया 16, तो यानी कि औसत वेग कितना होगा भाई आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है भाई औसत वेग का, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सर औसत वेग और चाल एक ही होता है, मात्रक दोनों का एक ही है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। कॉन्सेप्ट सही है तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, वरना आपसे क्वेश्चन भी नहीं हिलेंगे। ठीक है नहीं, तो मैंने आपको बोला था कि सर कि मैं जो गति के समीकरण है उन पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन तो चाहे मैं आपको 10 करा दूँ, 20 करा दूँ, 30 करा दूँ, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने तब तक क्वेश्चन कोई नहीं होने का। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि जो आज की वीडियो है आप लोगों के समझ में आई होगी। दूसरी बात एक और, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कमेंट, मैंने एक क्वेश्चन बोला था पीछे कि ब्लड, मैंने बोला था कि ब्लड कोलाइडी है। अब बच्चे ने बोला सर ब्लड एक मिश्रण है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ब्लड कोलाइडी भी है और मिश्रण। क्यों? क्योंकि कोलाइडी क्या होता है, कोलाइडी भी एक मिश्रण ही होता है। तो एग्जाम में कभी इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं देगा कि मिश्रण दे देगा, यौगिक दे देगा, बिल्कुल नहीं दे देगा। इसका करेक्ट आंसर जो माना जाता है वो कोलाइडी ही माना जाता है। कोलाइडी भी एक प्रकार है भाई, मिश्रणों के प्रकार है। ठीक है नहीं, तो पहले पूरा ज्ञान अर्जित करें, उसके बाद ही उस पर अपना ज्ञान बांटें। ठीक है जी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही हम जो अपनी सीरीज़ है साइंस वाली वो आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अगली जो मेरी वीडियो होगी वो किस पे होगी, हमारी केमिस्ट्री पे होगी।
ठीक है। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर जो चलेगा वो चलेगी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।